देखो चैट जीपीटी जो है ना, वो उसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। खराब बातों में ये है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देता है। अब जो है जो ये व्हाट्सएप का एआई आता है मेटा एआई, उसमें डाल दो। अब देखो उन सब में डाल के वो टॉपिक की वो क्या बता रहा है, उससे आपको सोचने का ना एक दायरा मिल जाएगा कि हमें मनीष कुमार सर का हार्ड वर्किंग ह्यूमन नाम से एक चैनल है। हाँ। मनीष कुमार सर 2017 बैच के आईएएस हैं, झारखंड का। अगर बात करें प्रीवियस में क्या कमी आ रही है, क्या मिस्टेक रहे हैं, जिससे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? आपको कहाँ लगता है कि यहाँ बेस्ट कर सकते थे? के लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने टेस्ट दिया था वो विजन का टेस्ट दिया था। तो 35 टेस्ट की सीरीज आती है विजन की, और जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज देखी है मुझे विजन की ही सबसे अच्छी लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और हम लगातार इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। दोस्तों, उसी की सीरीज में आज हमारे सामने सौरभ पांडे सर हैं। सर का यूपीएससी इंटरव्यू 7 फरवरी को ही था और काफी सारे दोस्तों ने इनकी वीडियो वायरल हुई थी। तो सर, आज हम जानेंगे सर से काफी सारी चीजें जो 2025 का फिल्म्स होने वाला है, उस पर भी इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे, जो आपकी तैयारी में एक नई उड़ान देगी। और सबसे अच्छी बात, सर से प्री और मेंस मेंटरशिप सारी चीजों का एक-एक करके जानने वाले हैं। तो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है? थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दीजिए। मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग लखनऊ के काकोरी टाउन से हुई है, और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैंने जेएनयू से एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री किया है। और ईयर 2020 से मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और 2020, 21, 22, 23 और 24 का मैंने मेंस लिखा है, और 23 और 24 में मैंने इंटरव्यू भी दिया है सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा लास्ट 2 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया था यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। जी। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 आई है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है सीएपीएफ का, तो उसमें मैंने 2020 और 21 दोनों ही बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था विद वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। बट मैंने इंटरव्यू दोनों बार स्किप कर दिया था ड्यू टू मेडिकल रीजंस। यही है मेरा इंटरव्यू। ये आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है, तो जानना चाहेंगे अगर बात करें प्रीवियस में क्या कमी आ रही है, क्या मिस्टेक रहे हैं, जिससे फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? तो आप थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स के छात्रों के साथ बता सकते हैं, जो वो नहीं कर सकते हैं। आपको कहाँ लगता है कि यहाँ बेस्ट कर सकते थे यहाँ? देखो मेरा अप्रोच, जैसे मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है, हुँ, और लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया, कुछ मार्क्स से उसमें मेरिट आउट हो गया, और इस बार फिर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। और 3 बार मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, ऑल्दो प्रीलिम्स पाँचों बार हुआ, बट मेंस शुरू में 3 बार नहीं हुआ। तो यही बताना हम चाहेंगे कि क्यों नहीं हुआ 3 बार। तो देखो उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने दिया था, तो क्योंकि कोचिंग मैंने कहीं की नहीं, कोई गाइडेंस नहीं था, मेरे पीयर्स में भी उस समय दोस्त नहीं थे जो एग्ज़ाम दे रहे हों, कोई नहीं था, घर पे अकेले प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था एग्ज़ाम का। जी। और प्रीलिम्स के बारे में तो मैंने बहुत रिसर्च की थी, जो भी टॉपर्स ने वीडियो डाले हैं या स्ट्रेटजी जितनी भी है यूट्यूब से, वो सब मैंने निकाल के माइन करके वैसे वैसे फॉलो करने की कोशिश करी थी। बट मेंस में थोड़ा सा आलस था मेरे अंदर भी, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मेंस मेरा हो भी सकता है कि नहीं। मुझे हुआ ऐसा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बिना प्रिपरेशन के, मेंस ऐसे ही दे दिया प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ, तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए, 450 के लगभग आए थे। 450 से 500 के बीच ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तो जो कि मुझे लगता है कि वो बॉटम 10% में रहे होंगे मेंस देने वालों में। अभी जो 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो आखिरी के समय में स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें? तो आई होप कि सर आप भी फॉर्म भरे होंगे, तो किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर हों इस बार जो 2025? देखो अगर इस ईयर का प्रीलिम्स देना है 2025 का, हुँ, तो एक बात तो मान के चलो कि कट ऑफ जो रहेगी, अब पहले से वैसे नहीं कहना चाहिए क्योंकि पेपर पे डिपेंड करती है कट ऑफ, जी। बट एक ट्रेंड भी होता है, जैसे ट्रेंड अगर देख ही लें पिछले 10 सालों का भी, हुँ, तो कभी भी अगर एक ईयर को छोड़ दें, 2016 को छोड़ दें, हुँ, तो उस साल कट ऑफ मुझे लगता है 100 से ज़्यादा थी, 116 के लगभग रही होगी। जी, और उसके अलावा किसी भी ईयर में 100 से ज़्यादा नहीं रही है, तो उम्मीद तो यही कि कट ऑफ अगर नॉर्मल पिछले साल जैसा पेपर आएगा, तो कट ऑफ यही कोई 90 के आसपास रहेगी। हुँ, तो आपको उसी रेंज में आने की कोशिश करनी है, और उसके लिए अप्रोच वही रहेगा कि आप पीवाईक्यू वगैरह अटेम्प्ट करके देखिए। लास्ट 2011 से पीवाईक्यू निकाल लीजिए 2024 तक, उसको अटेम्प्ट करिए। आप देखिए अगर आपका 100 के आसपास स्कोर बन रहा है, 90 या 100 के आसपास स्कोर बन रहा है, हुँ, तो आप ये समझ जाइए कि आप अच्छे लाइन पे चल रहे हो। मतलब जी, आप बस वही आपके जो सोर्सेज आपने अभी तक पढ़ रखे हैं, वो जी, आप रिवीजन करते रहो, तो आप सही रास्ते पे हो, जी। मतलब सर, क्वालिफाई टेस्ट करने सीरीज़ का कितना रोल रहता है अगर बात करें तो? और इस एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कई बार स्टूडेंट्स सजेशन चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ हम कहाँ से लें? बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे कंटेंट हैं, में। तो हम टेस्ट सीरीज़ कैसे कितना रोल रहता है? क्या टेस्ट सीरीज़ लेना ज़रूरी होता है?
देखो टेस्ट सीरीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है। प्रीलिम्स के बारे में जैसे बहुत लोग दावा करते हैं मैंने 50 टेस्ट कर लिए, 100 टेस्ट कर लिए, फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो देखो आप 1000 टेस्ट कर लो, आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप सही अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हो, देखो करना आपको ये है कि टेस्ट इसलिए बस दिया जाता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि हाँ ठीक है, कैसा भी रैंडम पेपर आ जाए। रैंडमनेस को टेस्ट करने के लिए ही टेस्ट मुझे लगता है देना चाहिए कि आपने सब बेसिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने पीवाईक्यू वगैरह सब कर लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, सब कुछ आपको याद है। तो उसके अलावा बस टेस्ट बस इसलिए दे रहे हैं कि भाई एक नया पेपर है जो मैंने कभी देखा नहीं है, उसमें भी क्या मेरे 90-100 के आसपास आ रहे हैं कि नहीं। तो ये करने के लिए आप दे सकते हो। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बस टेस्ट लगाए थे, उसके बाद मैंने कभी टेस्ट किए नहीं है प्रीलिम्स के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने टेस्ट दिया था वो विजन का टेस्ट दिया था। तो 35 टेस्ट की सीरीज आती है विजन की, और जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज देखी है मुझे विजन की ही सबसे अच्छी लगती है। तो आप ये कर लो कि 35 टेस्ट उठा लो, और फ्री में आपको मिल जाएगा फ्री upscmaterial.org करके एक वेबसाइट है, या यूपीएससी पीडीएफ करके भी एक वेबसाइट है। आप ये दोनों साइट से आप फ्री में डाउनलोड कर लो 35 पेपर, और आप एक बार अटेम्प्ट कर लो ये 3500 पेपर का सेट। लेकिन पीवाईक्यू देखने के बाद इसको करना। अगर ये कर लेते हो तो आपको और कोई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। जी। और सर प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो कई बार स्टूडेंट्स डाइवर्ट रहते हैं, तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे GS1 से लेकर GS4 तक किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रही, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए कैसे आप तैयारी किए थे। देखो मेंस के लिए क्या करना है ना, हमें पहले माइंडसेट समझना होगा एग्जामिनर का और यूपीएससी का। तो मेंस क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है एक तरह से। वैसे तो इंटरव्यू स्टेज का नाम है पर्सनालिटी टेस्ट, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा मेंस स्टेज पे हमारी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। अब मेंस का आप कभी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो या सिलेबस उठा के देख लो। जैसे GS1 का सिलेबस देखो, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है ना। और उसी तरह से GS2 उठा लो तो उसमें पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये पढ़ना है। उसके अलावा गवर्नेंस के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे SHG है, ये सब टॉपिक्स हैं उसमें। और GS3 देखो तो उसमें इकोनॉमी है, वो काफ़ी वास्ट है। इकोनॉमी है, साइंस टेक है, इन्वायरमेंट है, और इसके अलावा एक दो और टॉपिक्स हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसके और GS4 देखोगे तो उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड और केस स्टडी भी उसमें 6 आती है। तो ये GS4 का सिलेबस रहा। तो देखो ये चारों जो पेपर होते हैं, इसके माध्यम से आपकी पूरी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे आप GS1, 2, 3 में आप देखोगे तो अलग-अलग जो मुद्दे हैं, जैसे चाहे सोशल इश्यूज़ हों, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज़ हों, पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हों, ये सारे इश्यूज़ में जो भी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है, या इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आप कभी भी देखो, तो वो एक प्रॉब्लम को पूछ रहा होगा कभी भी। जैसे पंचायती राज में क्या प्रॉब्लम है, या इंडिया रशिया के रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम है, या इंडिया में एयर पोल्यूशन जो है उसकी क्या प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम पूछ रहा होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो देखोगे तो उसमें रहेगा कि क्या सुझाव दे सकते हैं उसको दूर करने के लिए, क्या करना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट रहता है। तो हमें ये दोनों ही एस्पेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप सारे पीवाईक्यू निकालो 2023 से लेके 2024 तक। आपके 11 पेपर हो जाएंगे लगभग। तो आप वो सारे पेपर उठा लो मेंस के, सारे जीएस के, और आप वो सारे क्वेश्चंस पहले याद कर लो, सिलेबस याद कर लो। तो क्वेश्चंस अगर आप याद कर लिए ना सिलेबस के साथ साथ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा देश में कितनी समस्याएं हैं, या दुनिया भर में कितनी समस्याएं हैं जिसको सॉल्व करने की उम्मीद एक सिविल सर्वेंट से करी जाती है, जिस चीज़ के लिए रिक्रूट करा जा रहा है। तो आप वो सारी समस्याएं पढ़ लो, और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में उसका सजेशन भी दे रखा होगा, ऑलरेडी दे रखा होगा। तो आपको बस यही करना है, आप समस्या को पहचान गए, अब समस्या के कुछ और रीजंस फाइंड करो, न्यूज़पेपर पढ़ के, मेंस से 65 पढ़ के, या बुक्स जो पढ़ते हो उनसे, न्यूज़ सुन के, ये सब सोर्सेस से, लोगों से बातचीत करके, ऑब्जर्वेशन करके। तो आप एक समस्या का एलिमेंट रखो, और उसका समाधान जो है आप ये देखो कि समाधान करने के लिए आज तक किया क्या गया है कंट्री में। क्या कोई कमेटी बनी है, कोई कानून बना है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, किसी कंट्री में कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आप वो सजेशन रखो। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के आपको एक अच्छा आंसर बनाना है। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, करते रहो, 10-15 टेस्ट लिखो, और 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस करो। इतना कर लोगे तो मेंस नहीं रुकने वाला। सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लगातार अगर ट्रेंड देखें तो ऐसे काफ़ी चैलेंजिंग रहा, फिजिकल ऐसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर हम कहीं बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और हम सोचने की जो क्षमता वो कम हो जाती है, तो क्या लिखें, कैसे स्टार्ट करें? तो उसके लिए कुछ सजेशन हम चाहेंगे, गाइडेंस आपका ऐसे के लिए। देखो ऐसे की अगर बात किया जाए तो 2021 तक इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। 2020 और 21 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था जी। तो 125 नंबर आया था फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा, हाँ जी। फिर उसके बाद 124 आया था। बट 2022 में सडनली देखा गया कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा की गिरावट देखी गई। हाँ जैसे जी। मेरे ही 80 मार्क्स आ गए 2022 में, और 2022 में जो मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी वो सिर्फ ऐसे की वजह से, क्योंकि 45 मार्क्स कम हो गए। जो बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने बढ़ाया ऑप्शन वगैरह में, तो वो 45 मार्क्स इकट्ठे ही कम हो गए एसए में। तो आप एसए में देखो अभी 2022 के बाद से डिफरेंशियल मार्किंग हो रही है, यानी अगर इंग्लिश मीडियम में आप देखो तो एक रेंज तो है 70-80 वाली, बहुत सारे लोग आपको उसमें दिखेंगे, और एक रेंज है 120-30, 140 वाली, तो आपको उसमें दिखेंगे। ये 2 दिखेगा, बिल्कुल। और कुछ बच्चे आपको 100 के आसपास दिखेंगे। तो यानी और
2020-21 में ये वाला गैप नहीं था, यानी हम्म। आप एवरेज भी लिख रहे हो, खराब भी थोड़ा लिख रहे हो, 120 आ जा रहे हैं आपके, 110 आ जा रहे हैं, बट अब वो काफी कम मार्क्स आने लगे हैं। बट इंग्लिश मीडियम में देखने में आ रहा है कि 120 नंबर अभी भी मिल रहा है, जा रहे हैं इजीली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो देखो अब अगर आपको लिखना है फिलोसफिकल ऐसे अच्छा स्कोर करना है, जी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो, उसको आप समझ भी रहे हो कि वो कह क्या रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि कई बार वो रूपक में बात कही गई होती है, मेटाफर रहता है, डायरेक्टली बात नहीं कही गई होती, बात कुछ और कही जा रही होती है, उसके मीनिंग बहुत सारे निकल रहे होते हैं, है ना? जैसे कहा जाए का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये तो एक कहावत है, ऐसा नहीं आता है, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही आता है, ये बहुत ईज़ी हो गया। बट जी। इसी को अगर लिखना हो हमें का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो कि कोई भी चीज़ होने का एक सही टाइम होता है। अगर वो निकल गया तो वो चीज़ हो के भी क्या फ़ायदा? ये इसका क्रक्स है। अब इसी चीज़ को आप अलग-अलग डायमेंशन में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल ये सब में लिख सकते हो। जैसे एनवायरमेंटल अगर हम लिखें कि भाई अभी जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको कंटेन करने का एक अभी समय है। अगर वो समय निकल गया, 2050 तक अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो उसको रोकने के लिए, वरना फिर कैटास्ट्रोफे आ जाएगा, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला है। जी। इसी तरह से सोशल इश्यूज़ में भी कि भाई जो भी चीज़ें हैं गलत हो रही हैं, उनको कंटेन करने का एक सही समय है। अगर वो समय निकल गया तो बहुत पीछे छूट जाएगा कंट्री। तो ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से जो भी टॉपिक आता है, तो आप करो ये कि चैट जीपीटी पे वो डाल दो कीवर्ड और लिख दो कि राइट अ 500 वर्ड्स एसे ऑन इट या 1200 एसे ऑन इट। तो वो ऐसे लिखेगा। आप जेमिनी में डाल दो, आप जो है जो ये व्हाट्सएप का एआई आता है मेटा एआई, उसमें डाल दो। आप देखो उन सब में डाल के वो टॉपिक की वो क्या बता रहा है। उससे आपको सोचने का ना एक दायरा मिल जाएगा कि हमें ऐसे-ऐसे सोचना है। फिर आप सोच-सोच के धीरे-धीरे करके टॉपर्स के ऐसे देख के आप अपना ऐसे फिर तैयार कर सर हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि कई बार हम कई फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सिलेबस है, तो हम टारगेट कैसे करते हैं कि 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें वीकली, तो आपका तरीका सिस्टम क्या रहता था? आप कैसे टारगेट करते थे पढ़ने को लेकर शेड्यूल? थोड़ा-सा वो जानना चाहेंगे, कई बार स्टूडेंट डाइवर्टेड रहते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें, 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलें, तो आप कैसे पढ़ते थे सर? देखो यार, पढ़ने का ना 2 तरीका होता है। जैसे एग्ज़ाम यूपीएससी का है, बहुत सारे सिलेबस है, लेकिन बहुत डेप्थ भी रिक्वायर्ड है। तो 2 तरह से हमें स्टडी करनी होगी। एक तो है वर्टिकल स्टडी, यानी एक ही सब्जेक्ट के हम डेप्थ में घुसते जा रहे हैं एकदम नीचे तक, जी। और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्टडी, यानी एक ही सब्जेक्ट में बहुत ना घुस के सारे सब्जेक्ट में थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर कर रहे हैं। तो हमें ये दोनों का मिक्सचर चाहिए, एक अप्रोच से बात नहीं बनेगी। मान लो हम पॉलिटी बहुत डिटेल में पढ़ लें, इतना पढ़ लें जितना एलएलबी में पढ़ाया जाता है। जी। बेयर एक्ट के सारे आर्टिकल्स याद कर लें, सारे कानून जान लें, सब कुछ जान लें, उतना जान लें, लेकिन इकोनॉमी में हमें यही नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है ना? एमपीसी बनाती है, हमें यही नहीं हाँ मालूम जी, है बिल्कुल। ना? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और आरबीआई नहीं बनाती है, यही हमें नहीं मालूम, वो नहीं होना चाहिए। साइंस एंड टेक हम बोल दें कि हमें बहुत डर लगता है, सीसैट हमें पता ही नहीं है, बोल दें भाई पता ही नहीं कैसे करना है, या मैथ से हमें डर लगता है, वो अप्रोच काम नहीं करेगा। तो आपको दोनों का मिक्स इसमें चाहिए होगा। तो आप सबसे पहले ये करो, एक-एक सब्जेक्ट उठाओ जी। शुरू में, जी। और उसको थोड़ा-सा डेप्थ में पढ़ो। जब आप उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ लोगे, तो सारे सब्जेक्ट को जब इतना-इतना कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पे ध्यान दो। जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री में काफ़ी कुछ रिलेशन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कहाँ रिलेट कर सकते हो, ये चीज़ें फिर करो, फिर हॉरिजॉन्टली देख सकते हो। बट मेरा अप्रोच यही रहता था कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट मुझे करना है। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, वो हम पॉलिटी ही पढ़ते थे बहुत डिटेल में। उससे फ़ायदा ये रहता है कि आप थोड़ा डेप्थ में घुस सकते हो। जी। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप 2-2 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर ऊपर-ऊपर का ही पढ़ने में रह जाते हैं। समझ वो चीज़ नहीं आती, क्योंकि समझ देखो फ़ायदा इससे क्या होगा? अगर आप एक सब्जेक्ट यकीन मानो मेरा, अगर आप 8 घंटे पॉलिटी पढ़ के सोओ, फिर कल मुझे बताना कि सपने में आप क्या आया है। आप रात भर बड़बड़ाओगे आर्टिकल्स जो पॉलिटी में पढ़ोगे। जी। जैसे आप साँप-सीढ़ी खेल लो आज दिन भर, आज खेल लो, कल खेल लो, फिर बताना कल रात सपने में क्या है, आपके साँप वही काटता हुआ, लूडो के डायस यही दिखता रहेगा। तो आप जो भी दिन भर करते हो, रात में वही सपने में आता है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उससे मेमोरी हमारी स्ट्रॉन्ग भी होती है, जब सपने में वो चीज़ें चलती जी। है ना? तो आप इसलिए क्या करो कि कर सकते हो कि 1 दिन में, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ो, तो आपको सपने में भी वही दिखेगा। आपके दिमाग में सारा टाइम वही चलता रहेगा, गूगल भी आप वही करोगे, वीडियो देख सकते हो उससे रिलेटेड। तो इससे ये होगा कि आपकी बहुत पहनापना आ जाएगा आपके नॉलेज में। अगर आप ऊपर-ऊपर ऐसे पढ़ रहे हो मल्टीपल सब्जेक्ट, तो थोड़ा-सा इश्यू रहता है। ये अप्रोच मुझे लगता है सही रहेगी। सर एक और एक अच्छा आंसर लिखने की क्या-क्या क्वालिटी होती है? अपने आंसर को कैसे इफेक्टिव बनाएँ सर? सारा खेल तो इसी पर है, कहीं न कहीं ये सिलेक्शन भी निर्धारित करता है। तो सर अपनी तरफ से आप क्या-क्या इंक्लूड करते हैं आंसर में? कुछ हमारे स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहेंगे? देखो कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर जो होता है उसका फ्रेमवर्क यही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जी। आईबीसी का फ्रेमवर्क रहता है। जी। तो हमें इंट्रोडक्शन, जैसा मृणाल सर बताते भी हैं कि कोई हमारे पास फैक्ट हो, स्टैट्स हो, डेटा हो, कुछ इस तरह का हो या कोई कोट हो,
तो उसे हमें कोट कर देना चाहिए। या कई बार हमें कुछ नहीं आ रहा है, या शुरू में 4-5 क्वेश्चंस में तो हमें याद आता है कि इंट्रो में क्या लिखना है। बाद में तो मैंने ये देखा है कि याद ही नहीं आता है कि लिखना क्या है इंट्रो में, तो लोग जनरली जो क्वेश्चन पूछा है वही इंट्रो में छाप देते हैं, वही कंक्लूजन में भी लिख देते हैं। तो वो थोड़ा करने से बचना चाहिए। एक कैची सा इंट्रो दे दो 2-3 लाइन जी, का, बिल्कुल। उसके बाद बॉडी में जैसे समस्या पूछा है वो लिख दो, फिर समाधान उसका पूछा है वो लिख दो। तो सजेशन में ये ध्यान रखो कि थोड़ा अपने सजेशन देने की बजाय, अगर कमेटी है, गवर्नमेंट कमेटी कोई रही है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस रही है, तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें आप उसमें शामिल कर सकते हो। आंसर में थोड़ा वज़न आता है उससे, कंक्लूज़न कोई अच्छा से दे सकते हो, थोड़ा-सा सजेशन अच्छे दे सकते हो। टॉपर्स कॉपी में आपको ये सब मिल जाएगा। तो उससे एक अच्छा आंसर रहता है, और अच्छी हैंडराइटिंग में अगर लिख रहे हो वो भी अच्छा है। और सारे आंसर्स को अगर आप 20 क्वेश्चंस विदिन टाइम, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तीनों लिख देते हो, एवरेज आंसर भी है आपका, तो मुझे लगता है आपकी इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आ जाएगी, भले फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो आपको ये शुरू में आपको यही अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। बाद में आप उसमें इनरिचमेंट कर सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव करते रहोगे। जैसे-जैसे टॉपर्स कॉपी देखोगे, कॉपी इवैल्यूएट कराओगे, तो जो सजेशंस रहेंगे उनको इनकॉर्पोरेट करते रहो। तो मुझे लगता है ग्रेजुअल रिफॉर्म ही आएगा। एक दिन में सोचो कि आंसर अच्छा लिखने लगे, और ऐसा भी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है अच्छा आंसर ना लिख पाओ, सेकंड अटेम्प्ट दो, थर्ड अटेम्प्ट दो, तो बाद में अच्छा लिखने लगोगे। तो इसमें सतत जो है प्रैक्टिस से ही मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी का कैसे अपनी तैयारी में हम हेल्प ले सकते हैं, और चैट जीपीटी को किस तरीके से है अपने प्रिपरेशन में हम उससे कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्या-क्या योगदान है? देखो चैट जीपीटी जो है ना, वो उसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। खराब बातों में ये है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देता है, और वो ज़रा भी ये नहीं बोलेगा कि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, ये मेरा गेस वर्क है, वो कभी नहीं बताएगा। जी। आप हिस्ट्री का कोई भी कोट उठा लो, जी। और उसको सर्च कर लो कि ये कोट किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ तक कि मैंने सर्च किया गांधी जी का भी कोट, आप डू और डाई सर्च करके देख लो कि डू और डाई का कोट किसका है। मुझे उम्मीद है पहले तो ये गलत ही बताता था, बोलता था नेहरू जी का कोट है। आप नेहरू जी का कोई कोट सर्च कर लो, कई बार फैक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन देगा। आप बुक सर्च कर लो कि ये वाले ऑथर की ये बुक की समरी बता दो, वो बता देगा पूरी समरी लिख के, जी। और आप देखोगे पता चलेगा उस ऑथर ने ये बुक लिखी ही नहीं थी। तो वो गलत-सलत इन्फॉर्मेशन देता है, ये इसकी कमी है। बट इसमें बहुत सारी खूबी भी है कि 90% चीज़ों के जवाब सही भी देता है। तो जैसे मेंस का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन एग्जैक्टली उठा के टाइप कर दो क्वेश्चन पेपर से वहाँ पे। जी। तो ये अगर लिख दोगे नीचे कि 250 वर्ड्स में इसका आंसर मुझे बताओ, तो ये होगा कि मल्टीपल वो पॉइंट वाइज आंसर देता है। कई सारी हेडिंग डाल के, और मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूड करता है। अच्छा सा इंट्रो रहेगा, अच्छा सा कंक्लूजन रहेगा। तो एक जो स्टैंडर्ड आंसर का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो आंसर दे देता है। लेकिन उस आंसर के अंदर फैक्चुअली कई बार इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, पढ़ते रहते हो, तो आप वो तुरंत पकड़ भी लोगे कि ये चीज़ इसने गलत लिख रखी है। तो आप क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करना है, इसके लिए आप खूब यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी को, या मेटा एआई जो है, या जेमिनी है, तीनों ही अच्छा काम करते हैं। प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्ज़न भी अच्छा काम करता है, वो कर लो। बट उसका कंटेंट पूरा मत उठाओ, हेडिंग्स देख लो कौन-कौन सी डाल रहा है, उसमें कंटेंट अपना इंक्लूड कर लो। ये करके आप ना बहुत जल्दी-जल्दी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख सकते हो। किसी बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन की। आप जल्दी से अपना आंसर तैयार कर सकते हो खुद का, उसमें कुछ खुद से ऐड कर दो, तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। और ज़रूर यूज़ करना चाहिए एआई टूल्स को अपनी प्रिपरेशन में। सर हमारे साथ हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ सजेशन रहेगा, आप टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल जिससे आप हेल्प लिए हैं, तो यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं है, और आपका भी कोई स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम पे मैंने रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, जी। इंटरव्यू देने के बाद ही। तो आप टेलीग्राम पे मुझे किस फाइंड नेम से सर? हाँ, टेलीग्राम पे आप मुझे फाइंड कर सकते हो। मेरा चैनल है डोंट वरी सीएसई प्रीलिम्स। सो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के चैनल का लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट वो जुड़ सकते हैं। तो डोंट वरी सीएसई प्रीलिम्स चैनल है, और मेरा यूज़र हैंडल है, उस पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वो है कॉटन सौरभ, COTTON SAURABH। तो इस पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और टाइम मिलने पे मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। और भी सर अगर कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आपको लगा कि नहीं ये हमें तैयारी में योगदान रहा, तो आप बता सकते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, या कोई वेबसाइट हो? कई सारे चैनल्स का बहुत योगदान रहा मेरी तैयारी में। जी। जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चैनल है, वो मनीष कुमार सर का हार्ड वर्किंग ह्यूमन नाम से एक चैनल है। हाँ। मनीष कुमार सर 2017 बैच के आईएएस हैं, झारखंड कैडर के, उनका एक चैनल है। उसके अलावा अंशुमान राजहंस आईएफएस के नाम से एक चैनल है, वो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सर, झारखंड कैडर में। जी। तो उनके चैनल से मुझे बहुत हेल्प मिली है। इसके अलावा विज़न आईएएस का जो चैनल है, तो उससे मैंने इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब किया है। उसके अलावा जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो शुरुआती मोटिवेशन जो था मुझे, टॉपर्स वीडियो विज़न के ही प्लेटफॉर्म पे मैंने सबसे ज़्यादा देखे थे, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला था। जी। इसके अलावा दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे टॉपर्स वीडियो मैंने बहुत देखे हैं, और रिसेंटली मैंने दिया भी है इंटरव्यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक में, तो आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में मैंने इंटरव्यू वहाँ पे दिया है। तो ये सारे चैनल्स रहे हैं, आप इनकी ज़रूर हेल्प लें,
ये सारे बहुत ही अच्छे चैनल हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस बार फाइनल लिस्ट में प्रॉपर आईएएस बन जाए। और थैंक आपने हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छात्रों को गाइडेंस दिया, सजेशन दिया, प्री से लेकर मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग, ऐसे सभी चीज़ों को आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मुझे प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए जी। और मेरी जो भी राय है, जो भी लर्निंग्स है उनको एस्पिरेंट कम्युनिटी से शेयर करने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।